बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम इन दिनों एक्शन में है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज भी उसको एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। 10 विकेटों से पाकिस्तान की विमेंस टीम को शिकस्त हुई और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं कि कभी वकार यूनुस के हवाले से सामने आ रहा है कि उनको बॉलिंग का कोच बनाने की बात हो रही है, कभी उमर गुल का नाम आता है, कभी चीफ सेलेक्टर के लिए शुएब अख्तर का नाम आता है। गर्ज जितने मुंह इतनी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन्स किए, पाकिस्तान की डोमेस्टिक का मिडिल ऑर्डर का एक अहम सतून समझे जाते थे। अपने इदारे के लिए जब जब खेले, कराची के लिए जब जब खेले, हमेशा से उनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो काबिल ज़िक्र रहीं और अपने इदारे की टीम में और कराची की टीम में भी बैकबोन समझे जाते थे। और हमारे लिए इसलिए बड़े ऑनरेबल हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जो बॉडीगार्ड थे, ऑनरी बॉडीगार्ड थे और उनके जो ऑनरी ड्राइवर थे जो उनकी गाड़ी चलाते थे और अपने लिए बड़ा एजाज़ समझते थे बिला मुआवजा, उनके ये साहबजादे हैं और उनके साहबजादे बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही तुम ज़बरदस्त मेरा इंट्रोडक्शन कराते हो। आपका माशाल्लाह, थैंक यू। आपका तारुफ इतना ज़बरदस्त है कि हमें कराते हुए भी हमारे गूज बम्स होते हैं और हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम एक ऐसी शख्सियत के साथ इस वक्त स्टूडियो शेयर कर रहे हैं कि जिनका कायद-ए-आज़म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं, प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी, कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहली पोजीशन पर बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानी पर फोकस करने के बजाय दूसरे मामला देखें जो ज्यादा अहम हैं। आकिब जावेद। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का दादू के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए चैरिटी मैच कराने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम ने दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। जनूबी अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर हाशिम आमला ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। शुभमन गिल की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के दरमियान खेले जाने वाले दोस्ताना मैच का खुसूसी टिकट 1 करोड़ रियाल में फरोख्त। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन राफेल नडाल को अपसेट शिकस्त का सामना। स्क्वॉश की मौजूदा सूरत हाल पर शर्म आती है, स्क्वॉश फेडरेशन के सेक्रेटरी के कोच बनकर जाने पर हैरानगी है। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और इसमें आपने देखा कि पाकिस्तान की विमेंस टीम को दूसरे एक रोज़ा मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम के सामने 10 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जहां मैंने सईद आज़ाद साहब के इतने ज़्यादा तारुफ कराए, वहाँ पे एक और भी बड़ा इनका इंपॉर्टेंट तारुफ है और वो ये है कि अपने वक्त की पाकिस्तान की तेज़ तरीन फास्ट बॉलर माहम तारिक को सबसे पहले सईद आज़ाद साहब ने इंट्रोड्यूस किया। और जब हमें बताया था उन्होंने कि एक तेज़ बॉलर आई है विमेंस में और वाकई वो बहुत तेज़ थी, जो अतीक रहमान जो अपने वक्त के बड़े तेज़ तरीन बॉलर थे उनकी निगरानी में प्रैक्टिस कर रही थी। तो ये भी इनका तारुफ है कि पाकिस्तान में इस तेज तरीन फास्ट बॉलर के टैलेंट को इन्होंने जो है वो अपनी ईगल आई से देखा और उस टैलेंट को इन्होंने नर्चर किया। लेकिन जो मैच हुआ पाकिस्तान विमेंस टीम का और ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम का, उसमें क्या रहा, एक नजर डालते हैं जरा इस मैच की समरी पर कि जहां पे मैच कम और मिस मैच जो है वो ज्यादा साबित हुआ। 125 रन किए महज पाकिस्तान की विमेंस टीम ने। निदा डार एक दफा फिर सर, मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा वाइटल रोल प्ले करती हैं, 24 बनाए। बिस्मा मारूफ ने 21 रन स्कोर किए और 19.2 ओवर्स में ये टारगेट बगैर किसी नुकसान के लिचफील्ड और मूनी ने अपनी शानदार बैटिंग के जरिए हासिल किया और 10 विकेटों से जो है वो कामयाबी हासिल किए। तो सईद भाई, विमेंस टीम पर की बड़ी गहरी निगाह है। मुझे याद है माहम तारिक को सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमने देखा कि माहम तारिक फिर ज़्यादा खेल भी नहीं सकी और पाकिस्तान विमेंस टीम भी कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी तो खैर हमारी मेंस टीम में भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाल हमारी मेन टीम कहीं बेहतर है। क्या लगता है आपको कि क्यों पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट जो है वो फ्लरिश नहीं कर पा रही? अली, मैं इतने अरसे से क्रिकेट में, लड़कियों की क्रिकेट में इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि 2003 में जब मैंने नसीम उल गनी साहब थे तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान टीम का और बोर्ड का इन्होंने कोच बनाया था। मैं उस वक्त से आज तक मैं देख रहा हूँ
कि हमारे यहाँ क्रिकेट में जो जिस तरह की इंटरेस्ट क्रिकेट लड़कियाँ पीसीबी में इंटरेस्ट ले रही हैं, पीसीबी की क्रिकेट हो रही है, मगर वो फैसिलिटीज़ और उस तरह के से और सियासत सबसे ज़्यादा चल रही है। सियासत इस क्रिकेट में तो होनी चाहिए जिसमें टैलेंट भी नज़र नहीं आता, जिसमें फैसिलिटीज़ भी नहीं है, यहाँ तो फेयर होना चाहिए जिसमें जितना टैलेंट है। और लड़की आपको पता है कम क्रिकेट खेलती है, एक आध लड़की, 4 लड़कियाँ जैसे हार्ड वर्क फैमिली इजाज़त भी दे देती है, और अगर उनके फैमिली की सपोर्ट भी मिल जाती है और वो प्लेयर भी बन जाती हैं, तो मगर जब तक पीसीबी हमारे सीनियर्स प्लेयरों की ये लॉबी सिस्टम और ये गंदी सियासत ख़त्म नहीं करेगी, ये बहुत हल्का टैलेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में लड़कियों का, जब तक आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जाएगी। और महाम तारिक की आप बात कर रहे हैं, यकीन करें कि वो लड़की अगर पाकिस्तान खेली, अगर घर से बाहर निकली, तो वो सिर्फ मेरी वजह से, इस वजह से निकली कि मैं भी उसके, समझ लें कि मैं उसका चचा ही हूँ, चचा है मेरी, उसकी भतीजी है मेरी, और उससे मेरी फैमिली रिलेशन है। मैंने उसका टैलेंट देखा, उसको लेके आया। अतीक रहमान आपको पता है एक पाकिस्तान का तेज़ तरीन बॉलर गुजरा, वो मैं तो चाह रहा था उसको बैट्समैन बनाना, मगर टैलेंट इस हद तक था कि वो फास्ट बॉलर बन गई। और जो हार्ड वर्क करती है, हमारे यहाँ लड़कियों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये सबसे बड़ी, फिर आपको बताऊँ, एक लॉबी काम करती है जो पाकिस्तान क्रिकेट को, लड़कियों को ऊपर आने नहीं देती, ऊपर आने नहीं देती। और अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि महाम तारिक का जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उन्होंने पीसीबी को खत भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद उनको जवाब देने के भी काबिल नहीं समझा गया। अभी हम बात करें पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी ज़ीशान नवाज़ ने। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान विमेंस जो लीग है, इसकी भी जो है वो तैयारियां जो का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है, और जो 2 नुमाइशी मैचेस हैं वो पीएसएल के साथ साथ कराए जाएंगे पाकिस्तान की विमेंस टीम के साथ, और भी मजीद कुछ तफसीलात सामने। ज़ीशान, पहले तो आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो खबर आई है कि 2 नुमाइशी मैचेस कराए जाएंगे और पाकिस्तान की जो विमेंस लीग है उसकी तारीखों को अब मार्च से बढ़ा के सितंबर में स्केड्यूल कर दिया गया है, इन दोनों के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी अली भाई, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के साथ ही पाकिस्तान विमेंस लीग के 2 नुमाइशी मैच करवाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक विमेंस लीग के 2 नुमाइशी मैचेस के लिए 2 टीमें तश्कील दी जाएंगी, जिनमें कौमी विमेंस टीम की जो क्रिकेटर्स हैं, कौमी अंडर 19 और गैर मुल्की क्रिकेटर्स शामिल की जाएंगी। नुमाइशी मैचों की तारीख का ऐलान पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जल्द करेगी, जबकि पाकिस्तान विमेंस लीग का इफ्तिताई जो एडिशन मार्च में होना था, अब वो सितंबर में होगा। मार्च में प्रोडक्शन टीम और दर्जा अव्वल की विमेन क्रिकेट की दस्तयाबी मुश्किल दिखाई दे रही है। सितंबर में पाकिस्तान में विमेंस टीम लीग को अच्छे अंदाज में कराने का भी फैसला किया गया है, जबकि विमेंस लीग में पीएसएल फ्रेंचाइज मालकान ने भी दिलचस्पी का इजहार किया है और लीग के लिए इब्तदाई तौर पर 4 टीमें बनाने के फैसले पर ये बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा ज़ीशान, वक्त बड़ा महदूद है, ज़ीशान वक्त बड़ा महदूद है, बताएं कि आप चूंकि हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो लाहौर में इस वक्त जो है वो फुटबॉल के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ जो धड़े हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के खिलाफ। जी अली भाई, गुज़श्ता रोज़ लाहौर में पहली पाकिस्तान फुटबॉल समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें फीफा और एएफसी वफद ने ना सिर्फ शिरकत की है बल्कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो मामलात हैं उन पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। समिट में फीफा और एएफसी वफद की पीएफएफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई गई है, क्योंकि फीफा और जो एएफसी का वफद है उनकी रिपोर्ट पर फीफा काउंसिल कमेटी मैंडेट का फैसला करेगी, जिस पर चेयरमैन फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हारून मलिक ने कहा है कि फीफा काउंसिल का फैसला पाकिस्तान फुटबॉल के मफाद में होगा। इंतखाबात के हवाले से हारून मलिक का कहना था कि पाकिस्तान के 74 बरस में वो काम नहीं हुए जो हम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आइन के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद 165 दिन में इंतखाबात करवाएगी, जबकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मुताबिक फुटबॉल फेडरेशन में क्लब्स का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसके लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन डेटाबेस जल्द मुकम्मल कर लेगा। डेटाबेस की आपने बात की है, और नाज़रीन एक डेटाबेस की बात की, और एक डेटाबेस हमारे शो में भी होता है कि ना सिर्फ हमने फुटबॉल की हम बात करते हैं, बल्कि आज हमने आपको स्क्वाश के लेजेंड का भी मैसेज सुनवाया, और साथ साथ पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हवाले से भी बात की, और एक्सक्लूसिवली जो हम एक शो करने के लिए जा रहे हैं ग्रास रूट क्रिकेट पे, जो विमेंस की ग्रास रूट क्रिकेट है, और हम जानेंगे कि जो विमेन क्रिकेट जो है ग्रास रूट पे उसके क्या मसाइल हैं, उस पर भी ज़रूर आप करीब हमारा शो देख सकेंगे जो हम ग्राउंड से करेंगे, और हमें उम्मीद है कि वो शो भी आपको पसंद
आएगा। लेकिन साथ साथ जहां जी स्पोर्ट्स को एक और एजाज़ हासिल है, वो ये एजाज़ हासिल है कि आज नजम सेठी साहब हों या शकील शेख साहब हों, इनकी जब स्ट्रगल थी, जब इनकी जद्दोजहद थी, जब ये लोग सड़कों पे थे, उस वक्त जी स्पोर्ट्स और जी टीवी वो वाहिद चैनल था जो सड़कों पे शाना बशाना शकील शेख साहब के प्रोटेस्ट में साथ मौजूद होता था। कराची के क्लबों का जब एहतजाज हो रहा था कराची प्रेस क्लब में, तो सिर्फ जी टीवी और जी स्पोर्ट्स वो चैनल था कि जो उस वक्त सड़कों पे इनके साथ मौजूद था। आज बहुत सारे लोग तस्वीर लगा लगा कर जो है वो शाह से बढ़ के शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जी टीवी और जी स्पोर्ट्स ही था जो इस पूरी स्ट्रगल में जो क्रिकेटर्स और क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही थी वो शकील शेख साहब के, नजम सेठी साहब के और पूरे जो क्रिकेट की रिस्टोरेशन कमेटी है इनके साथ शाना बशाना खड़ा हुआ था। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात करें सईद आज़ाद साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। सईद भाई, अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं, गुज़िश्ता दौर जो रहा, एज ए क्रिकेटर आप इस दौर को किस तरह देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं बड़ा अच्छा दौर रहा, खिलाड़ियों की पेंशन में इजाफा हुआ, पाकिस्तान जूनियर लीग पे काम हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो नई रजीम आई है इसने पाकिस्तान जूनियर लीग के वाजबात तो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन मजीद इंटरेस्ट इनका इसमें नज़र नहीं आ रहा और ए टीम के टूर्स पर ज़्यादा ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अली, मेरे ख्याल में पिछला दौर तो पाकिस्तान की क्रिकेट के वर्स्ट तरीन दौर गया है पाकिस्तान का, रमीज़ राजा का स्पेशली। उससे पहले भी थोड़ा सा मानी साहब थे, उस वक्त भी कोई क्रिकेट ऐसी नहीं हुई कि मैं ये कहूँ कि आपने क्रिकेट बहुत ऊपर गई। दो इशू उठे रहे हमेशा से, बाबर आजम और रिजवान का, ये दोनों ही ने खेलते रहे और इसमें कोई शक के नहीं, दोनों ग्रेट प्लेयर हैं, मगर कोई ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आया जिसमें पाकिस्तान की फ्यूचर नज़र आए, पाकिस्तान का कैरियर नज़र आए, पाकिस्तान में टैलेंट जो बना था वो नज़र आए। ऐसा बेचैनी का माहौल लगा, जैसे लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक लॉबी काम कर रही थी जिसने सोच लिया था कि अपने अपने खिलाने अब वही होता रहा। अच्छा, ये सेठी साहब के आने से और ये पीसीबी के जो नया आया है कि ये एक्सपीरियंस है, इन्होंने देखें पिछली मैं इनके लिए भी बोला बहुत ज़्यादा, मगर उस वक्त हमें महसूस ये होता था कि और अच्छा हो जाएगा, मगर इनके जाने से क्रिकेट और ख़राब हुई। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेहतर है उनसे जो पिछले 2-2.5 साल गुजार के गए। और जहाँ तक रही इनके, देखें मैं फिर बाद में कहूँगा, मैं हारून रशीद के बहुत ही इस उसमें होता था कि हारून रशीद 25 साल से बोर्ड में हैं और उनकी जगह कोई और आना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों 1-2 इवेंट में उनके साथ रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि हारून रशीद से ज़हीन क्रिकेटर, सीनियर ज़हीन, जो वर्किंग करना जानता है, जो बताना जानता है, क्रिकेट को समझता है और प्लानिंग समझता है। अगर मिसाल के तौर पे पिछली बार हारून रशीद के एक इशू उठा हुआ था पिछले टेनोर में जब सेठी साहब थे, आपको पता होगा, आप तो ये प्रोग्राम करते हैं और आपको, हम सब पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर ये समझ रहे थे कि ये हारून रशीद ने किया है जो डिपार्टमेंट बंद किए हैं। मगर हारून रशीद से मेरी एक दफ़ा बात हो रही थी तो हारून भाई ने कहा, यार मैं जिस पोस्ट में हूँ, मुझे जो हुक्म दिया जाता है मैं वो काम करता हूँ और मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा तो मेरी पोस्ट कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं काम, कोई भी चेयरमैन आएगा मुझे जिस तरह का हुक्म करेगा मैं वो काम करूँगा। तो ये बात सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि हारून रशीद ज़हीन इंसान है, जब भी 25 साल से सर्वाइव कर रहे हैं हर चेयरमैन के साथ। तो चेयरमैन की जो हारून रशीद का उसमें फॉल्ट नहीं है। इस बार भी शकील शेख हो गया है और सेठी साहब हो गए, ये लोग जो भी लेके आएंगे क्रिकेट का सिस्टम लेके आएंगे, वो ग्रास रूट का हो या अंडर 19 का हो, मगर उसमें पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आ रहा होगा। ए टीम का देखें, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो भी चेयरमैन आया, देखें मैंने 3-4 जिनके नाम, आरिफ अली अब्बासी आए थे, उन्होंने भी ग्रास रूट पे सेकंड टीम के लिए काम किया और उस वक्त भी लड़के निकाले और उनके सिस्टम में हमेशा पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आता था कि ये, मगर पिछला जो रमीज़ राजा ने अच्छा डिसीजन, मैं तो शुरू में रमीज़ राजा आया था। अच्छा रमीज़ भाई की अगर बात करें, आपको क्या लगता है कि रमीज़ भाई ने अपनी टीम क्यों नहीं बनाई और जो वसीम खान की टीम थी उसको लेके चले? आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं उनका एक फेलियर साबित हुआ है कि उन्होंने पुरानी टीम के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया है? देखें, रमीज़ राजा का तो मुझे बड़ा शौक़ पहुंचा है कि जिस तरह का रमीज़ राजा पावरफुल और क्रिकेट को समझने वाला इतना बड़ा प्लेयर, और मैं बार बार कहता हूं, चेयरमैन की सीट या प्राइम मिनिस्टर की सीट और आर्मी चीफ की सीट, ये आते ही मुल्क की बेहतरी के लिए, ये अपने लिए नहीं आते। और इनका पीछे से बैकग्राउंड भी ऐसा ही होता है कि पूरे, जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, या पाकिस्तान पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे ही होते हैं, बड़े फैमिली बैकग्राउंड होते हैं।
रमीज राजा बहुत सही चॉइस था कि जिस लिहाज से मैंने उसकी बहुत, मगर उसके बाद आने के बाद उसने क्रिकेट के लिए कोई काम नहीं किया, या तो अंडर प्रेशर आ गया, या उसने, आप अंदाजा लगाएं कि लेकिन सर, ऐसा तो नहीं कि अभी 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपको रमीज राजा साहब मिलते हैं तो वो आपसे ये कहें कि यार मैं तो वो कर रहा था जो मुझे इमरान खान साहब ने कहा था, तो कल को आप ये कहें कि यार हारून रशीद की तरह मैं रमीज राजा को भी अब सही समझ रहा हूं क्योंकि वो तो वही काम कर रहा था जो उसको प्राइम मिनिस्टर कह रहा था। देखें, बात सिर्फ, आपने ये बहुत अच्छी बात की, मगर चेयरमैन की सीट में और हारून रशीद की सीट में बड़ा फर्क है। तो नौकरी तो दोनों ही कर रहे हैं ना। नौकरी दोनों कर रहे हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर को, ये तो हम तो चेयरमैन इसलिए कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर लेके आया, उसको लेके आया, मगर वो प्राइम मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा होगा उसको, प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी उसका बैकग्राउंड देख के लाया होगा ना, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई एलिगेशन नहीं है, कोई किसी फिक्सिंग में नहीं है, किसी उसकी फैमिली में ही क्रिकेटर था, उसका भाई भी बहुत बड़ा प्लेयर था, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था और हार्ड वर्कर था। मगर यहाँ अपसेट, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपसेट हो गया जब उसने, रमीज राजा ने कोई क्रिकेट के लिए ऐसा अमल एक करके गया था, एक डिसीजन लिया था जिससे पता चला था यार ये बहुत कुछ कर देगा। जैसे अभी शाहिद अफरीदी ने आते ही उसने क्या किया, सरफराज को खिला दिया। अच्छा, सरफराज को जब उसने खिलाया तो यकीन करें कि मैंने कहा कि यार ये बहुत बड़ा, मगर आपको पता है वो अक्लमंद है और अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी हुई है, उसको पता चल गया थोड़े दिन के लिए यहाँ मैं नहीं चल सकता। वैसे तो वो उसकी पर्सनैलिटी चेयरमैन आने की थी, चलो ठीक है, क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन आ गया। उसने हमेशा जिंदगी पूरी पाकिस्तान के लिए सर्व की, अल्लाह ने उसको इज्जत दी इसी नजरिए से कि पाकिस्तान के लिए खेलता था, टीम के लिए खेलता था। रमीज राजा ने बिल्कुल उसके बरक्स किया। रमीज राजा ने, आप उठा के देखें, बाबर आजम को 3 नंबर में नहीं ला सका, उसने टीम चेंज नहीं कर सका, एक लॉबी काम करती, इससे जाहिर हो गया कि उसके बस की नहीं थी। उसने कहा टाइम गुजारो, जितना हो सकता है टाइम गुजारो और विकेट पे स्टे करो बस, क्योंकि खुद भी बैट्समैन थे। क्रॉस तो खेलता ही नहीं था रमीज राजा, मिड ऑन मिड ऑफ पे खेलता था, वो खेलने के चक्कर में, सीधा खेलने के चक्कर में खुद जो है वो थोड़ा सा सीधे हो गए रमीज भाई, लेकिन निकलने के बाद उनका टेढ़ापन जो है वो सब देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल पे जाके किस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन जो बात की है कि स्ट्रांग लोग क्यों नहीं लेकर आए रमीज भाई अपनी टीम में, क्यों अपनी टीम नहीं बनाई। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बड़ी जबरदस्त और एक स्ट्रांग, एक बड़ी हाईली और वेल एजुकेटेड एक पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करेगी बजरिया वीडियो लिंक, और उनसे हम बात करेंगे इस पिछले रिजीम के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट में अब क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। सईद आजाद साहब और हमारे साथ वो शख्सियत भी मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन जनाब जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिली इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में, कि जहां पे शुभमन गिल ने जो वनडे कैरियर में 10वीं डबल सेंचुरी स्कोर की, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है नौजवान शुभमन गिल की जानिब से। और दिलचस्प बात यह है कि जो 10 डबल सेंचुरीज स्कोर हुई हैं उसमें से 7 इंडियन बैटर्स ने स्कोर की हैं। इस मैच में क्या रहा, एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर, कि इस मैच में जो न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला गया, इस मैच में पहले बैटिंग की 349 रन स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर। शुभमन गिल 208 रन बनाने में कामयाब हुए। शर्मा ने 34 रन की इनिंग खेली और जवाब में स्कोर बोर्ड पे इस वक्त आपको 337 रन जरूर नजर आ रहे हैं, कि जहां पे ब्रेसवेल ने अपने कैरियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की और इंडिया 12 रन से इस मैच में कामयाबी हासिल कर गया। लेकिन आपको बताते चले कि एक मौके पे न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही थी और न्यूजीलैंड के मैच 110 रन पे 5 खिलाड़ी आउट थे, 131 पे उसके 6 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पे कि 12 रन से कामयाबी जो है वो इंडिया के हिस्से में आई। तो सईद भाई, हम अपने नौजवानों पे बात करते हैं कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं इंडिया में क्या जबरदस्त टैलेंट है सामने आ रहा है। जो अच्छा है उसको कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। देखें, इतना 8 डबल सेंचुरी बताई, 10 डबल सेंचुरी, 7 इंडियन बैटर्स ने बनाई है। आप इससे अंदाजा लगाएं यार, ये तो क्रिकेटर की एक ख्वाब होता है कि 10 डबल सेंचुरी, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई आसान काम नहीं है। एनीवे के बहुत अच्छा प्लेयर भी है गिल। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे जहाँ न्यूजीलैंड जिसे न्यूजीलैंड खेली है, इससे नो डाउट, इससे भी आपको ये कहना पड़ेगा न्यूजीलैंड भी इस वक्त बड़ी फॉर्म में और टॉप टीम पे। इंडिया में उनके उसने 100 किए जो, वो भी 5वें 6ठे बैट्समैन लोअर ऑर्डर में आके किए, नीचे लोअर ऑर्डर में आके किए। ये इस परफॉर्मेंस से टीम की कॉम्बिनेशन का पता चलता है, टीम का स्पिरिट का पता चलता है। देखें, 5वें 6ठे नंबर पे आके 100 करना बहुत बड़ी बात होती है अली। और ये 131 में 6 आउट है, 131, और इतने प्रेशर के बाद उसने 200 रन किए। इसलिए कि अब 200, उसने 10वां 200 था तो उसको तो आदत पड़ गई है। नहीं, 10वां
200 था उसका, टोटल 10 डबल सेंचुरी हुई जी। हैं, उसमें से 7 इंडिया के मुख्तलिफ बैटर ने स्कोर किए हैं। अच्छा, तो आप इससे आप देखें 7 कुल टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट जी, 7 यार, ये तो बड़ी बहुत ही बड़ी लेकिन achievement सही भाई है। दूसरी तरफ होता है कि दूसरी टीमें जो है वो तैयारी करती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी न्यूजीलैंड को आप देखेंगे उन्होंने कॉम्बिनेशन एक बना लिया। अभी तक हम जो है वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, हमें हमारे 5वें 6ठे की बैटिंग आती है, हम सोचते हैं जी हम तो मैच ही हार गए। हमारे पास तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, हमारे पास तो 2 प्लेयर के अलावा कोई तैयारी नहीं कर। मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूं, हमारी पाकिस्तान की टीम अब सिर्फ 2 प्लेयरों पे खेलती है, उसी पे पूरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, पूरा मीडिया बोल रहा है, मगर कोई जू नहीं निकली किसी पे कि भाई हम तैयार करें प्लेयर। हमारे जो फास्ट बॉलर तैयार हो रहे थे वो भी अनफिट हो गए, टेस्ट क्रिकेट के हम काबिल नहीं रहे लड़के। ये रमीज राजा करके गए। रमीज राजा अगर पावरफुल चेयरमैन होता तो आप ये बताओ, ये प्लानिंग होती है। आपने बात की है, इंडिया में हमने देखा 349 पे 12 रन से न्यूजीलैंड हारा है, तो इसका मतलब है बैटिंग पैराडाइज विकेट वहां पे होती हैं, ट्रेडिशनली भी बैटिंग पैराडाइज विकेट्स होती हैं वहां पे। अब वर्ल्ड कप होने जा रहा है, हमारे पास इस तरह कोई पावर हिटर है ही नहीं कि जो नीचे जाके स्लॉक कर सके। बनाया नहीं ना नसीम, अपने अली, हमारे साथ ये मसला नहीं है, हम लोग तैयारी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ एक लॉबी काम कर रही है, अपने अपने लड़के खिला रही है, टैलेंट की कमी नहीं है। मिडिल ऑर्डर हमारे पास बहुत बड़े प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर हैं। इस बार शाहिद अफरीदी ने आके वनडे टीम अनाउंस की थी, उसमें 2-3 लड़के वो लड़के लिए थे जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं। आप चांस तो दें। आप एक किसी का बैटिंग ऑर्डर, हमने ओपनरों को पिछले उसमें हमने मिडिल ऑर्डर बना दिया और मिडिल ऑर्डरों को ओपनर बना दिया। ये कोई प्लानिंग थोड़ी होती है, ये तो एक जिसे कहते हैं कि लॉबी काम कर रही है जो अपने अपने को खिलाई जा रही है। मैं बार बार लॉबी का इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये हलवा, आप मुझे बताएं कि कौन सा कप्तान है दुनिया का जो इतना बड़ा प्लेयर हो, इतनी परफॉर्मेंस दे रहा हो, वो लड़का नहीं बना पा रहा हो। ठीक है, लड़का नहीं बना पा रहा, लेकिन आप इतनी इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, मुझे अब ये शक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वही हो जाए वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए जो कामरान अकमल के साथ हुआ। कामरान अकमल ने एक ट्वीट किया शुभमन गिल के लिए और उसके बाद कामरान अकमल को जो है वो जो बैश करना शुरू हो गए, हमारे जो सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर है। लेकिन कामरान अकमल अपनी जगह बिल्कुल सही थे कि क्रिकेट है, अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कामरान अकमल का ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे कि अनबिलीवेबल डबल सेंचुरी इन ओडीआई, वाओ शुभमान गिल वर्ल्ड्स नेक्स्ट सुपरस्टार। बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा परफॉर्म कर रहा है, किड अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्विकली मुझे बताएं कि जो बैश किया है कामरान अकमल को। भाई ग्रेट प्लेयर ऐसी किसी उनके लिए कोई मुल्क नहीं होता, कोई जो अच्छा प्लेयर होता है और ये परफॉर्मेंस में आया। आपने मुझे कहा 200 रन किए, मैं हिल गया। मैंने कहा यार ये तो ख्वाब होता है, तो उसने सही तारीफ की उसने। और ऐसी कहा दुनिया का हर जो प्लेयर परफॉर्म करे इसी तरह। विराट कोहली ने कितनी दफा मैंने देखा है अपने बाबर आजम की तारीफ, दुनिया तारीफ कर रही है। अभी अजहरुद्दीन ने तारीफ की है बाबर आजम की, यूसुफ पठान ने तारीफ की है। तो ये जो क्रिकेटर है वो क्रिकेटर की तारीफ करता है, टैलेंट है वो, बजाय इसके वो ये देखे बगैर किस मुल्क का है, कहां से ताल्लुक, जरूर वो क्रिकेट अच्छी होती है या कोई खामी होती है तो उसका तस्करा जरूर करता है। इस वक्त ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सईद आज़ाद साहब से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और सईद भाई ने जाते जाते बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज किया था कि जो रमीज राजा साहब थे उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई और पढ़े लिखे लोगों को, जो हाईली एजुकेटेड लोग थे, शायद वो उस तरह से शामिल नहीं हो सके उस टीम के साथ कि जो रमीज राजा साहब के लिए भी बेनिफिशियल होते, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेनिफिशियल होते। और इस वक्त मुझे एक ऐसे इंतहाई वेल एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल, ट्रू प्रोफेशनल शख्सियत ने ज्वाइन किया। जब क्रिकेट खेलते थे तो बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के फास्ट बॉलर थे। उस वक्त चूंकि पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बहुत सारे थे, इसलिए इनको वो मौके नहीं मिल सके जिसको ये डिजर्व करते थे। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में गए तो वहां भी इन्होंने अपने कामयाबी के झंडे गाड़े। मेरे साथ बजर ये वीडियो लिंक इंग्लैंड से इस वक्त मौजूद हैं हुमायूं फिदा हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। अस्सलाम वालेकुम अली, जी टीवी के नाजरीन और सईद भाई, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए आजकल मसरूफियात क्या चल रही हैं? सबसे पहले तो आजकल मैं यहाँ पे कि यूके के बहुत बड़े बैंक के रेगुलेटरी रिपोर्टिंग का हेड हूँ, यानी कि मैं एफसीए को, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक होता है उसकी सारी रिपोर्टिंग मैं कर। अच्छा, विच इज अ मेजर इशू। तो ये एक जमाने में बड़ी इत्तलात ये थी कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करने वाले हैं और रमीज राजा साहब आपको यूके से लेकर आने वाले हैं। वो क्या मामला हुआ कि इतना हाईली प्रोफेशनल बंदा, वेल एजुकेटेड बंदा, हाईली ट्रेंड बंदा, जो क्रिकेटर भी बड़ा जबरदस्त था, वो क्यों क्रिकेट बोर्ड में आके पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प और सपोर्ट नहीं कर सके?
दरअसल रमीज को जो है वन मैन शो की आदत थी। आप लोगों ने उसके बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, देखा भी, आप लोग सामने मौजूद भी रहे। तो उनको वन मैन शो की आदत थी, जो कि वो मुझसे भी ऐसे ही चाहते थे कि मैं वैसे ही रहूं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उसमें बहुत सारे हिंजेस उन्होंने पैदा करी और मैंने बेहतर ये समझा कि मैं 5-7 दिन पाकिस्तान में रुकने के बाद वापस आ जाऊं, और मैं फिर वापस इंग्लैंड आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था और मुझे वापस आना था। अगर वो मुझे कोई प्रॉपर डेजिग्नेशन ना देते, जैसे सीईओ के लिए मुझे उन्होंने बुलाया था, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गया। भी सर, अभी आपने भी सुना, भी आप बात भी कर दे, उसकी तायद भी कर दी हुमायूं भाई ने कि जो पिछला दौर था उसमें क्या आप क्या वजह समझते हैं, क्विकली मुझे बताइएगा कि इतने पढ़े लिखे लोगों की जगह नहीं बन पा रही थी। देखें, यही रमीज से सबसे बड़ी गलती हुई है कि रमीज वन मैन शो बना हुआ था और रमीज ने कोशिश सोचा ही नहीं कि मैं एक टीम ऐसी बनाऊं कि जो पढ़े लिखे लोगों पे भी हो काम करने। देखें, इंग्लैंड में जितनी बड़ी पोस्ट पे और जिस किस्म की क्रिकेट खेल के हुमायूं गया है, और मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा वो था, फेयर आदमी था। हुमायूं को जितना मैं जानता हूं, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ हुमायूं को। हुमायूं को जल्दी से, इसलिए कि मुझे आपने पढ़ा लिखे का नाम लिया, तो हम कराची की टीम से दोनों साथ खेले। एक तो टीम हम गए कराची, हुमायूं मेरी टीम में था, अब या मैं हुमायूं की टीम में था, प्लेयर तो बराबर के थे, ये बॉलर था, हम बैट्समैन थे। पता चला हम तो अपने किट बैग भर के लेके जा रहे हैं, ये किताबें भर के लेके जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाएं कि क्या फिर माजिद खान के बाद आप दूसरे प्लेयर हो गए जिनके बैग में किताबें होती थी। तो बस मेरी कोशिश होती थी कि जब मैं जिस दिन क्रिकेट में बैटिंग करूं तो उस दिन मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कर लूं, क्योंकि बैटिंग मेरी 7-8 नंबर के बाद ही आती थी, कराची हो चाहे लाइट बैंक हो। और जब मैं बॉलिंग करता था उस दिन मैं कोशिश करता था कि अकाउंटिंग या इस टाइप के सब्जेक्ट करूं जिसमें कैलकुलेशन वर्क हो, तो मैं थकूं कम और मैं रिलैक्स होकर अपने कमरे में काम करता था। चलिए, ये तो आपके कैरियर के हवाले से बात हो गई। हुमायूं भाई बताया कि जो पिछला जो रिजीम था उसको हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया, गलतियां भी की हैं रमीज भाई ने, ठीक है, ह्यूमन है, कर भी सकते हैं, लेकिन अब ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार कैसे पैदा होगा। नजम सेठी साहब हैं, पहले भी रहे, उनका एक्सपीरियंस है, शकील शेख साहब का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है इनके लिए बिगड़े हुए कामों को संभालना? देखिए, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए बिगड़े हुए काम संभालने बहुत आसान होते हैं। उनको पता होता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कहाँ पे हमने जाके काम करना है और कौन सी चीजें बेकार हैं। जैसे पाकिस्तान जूनियर लीग रमीज राजा ने स्टार्ट की, जिसमें लाखों अरबों रुपए पाकिस्तान के ज़ाया कर दिए, करोड़ों रुपए, और वो फायदा कुछ नहीं हुआ। तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ से रीइंस्टेट करना है। इनको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, नजम सेठी साहब को भी और शकील शेख साहब को भी। तो ये वो लोग हैं जिनसे उम्मीद है कि क्रिकेट वापस बैक टू ट्रैक आ जाएगी, जो हम खेला करते थे। मुझे याद है जिस जमाने में हम फर्स्ट क्लास खेलते थे, सही दिनोस करेंगे, हम 24-25 मैच खेला करते थे फर्स्ट क्लास के, 8-9 मैच कायदे ट्रॉफी के, 8-9 मैच हमारे पैटर्न्स ट्रॉफी के, फिर सेमीफाइनल, फाइनल, कराची की टीम सेमीफाइनल फाइनल में जरूर पहुंच जाती थी। इसी तरह मैं लाइट से खेलता था तो लाइट भी सेमीफाइनल फाइनल में आ जाती थी। तो हमें तकरीबन 24-25 मैच मिलते थे। अब जो है लड़कों को वहाँ 5 मैच 6 अच्छा, हुमायूं भाई, वक्त थोड़ा सा महदूद है क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन इंशाल्लाह एक जबरदस्त आपसे एक तफसीली नशिस्त भी करेंगे। ये बताएं कि अब ये जो मैचेस कम किए गए, खिलाड़ियों का पूल कम किया गया, और रमीज भाई शिकवा करते नजर आए हमारे पास खिलाड़ियों का पूल कम है, तो इन तमाम चीजों का जिम्मेदार तो खुद क्रिकेट बोर्ड ही था। बिल्कुल ट्रू। आप देख लें, 5 साल से फर्स्ट क्लब क्रिकेट नहीं हुई है, तो जो लड़का 14 साल का होगा वो पाकिस्तान की अंडर 19 नहीं खेल सका होगा टेन्योर में, तो आप क्रिकेटर कहाँ से लाएंगे? पहले ही बैड लक, पाकिस्तान की क्रिकेट में गैप है 19 से 23 साल तक की उम्र के लिए। वहां पे उनके लिए कोई क्रिकेट नहीं है सिवाय फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हम टूर्स करें, पाकिस्तान ए के, पाकिस्तान बी के, अंडर 25 के, जो हमारे जमाने में भी हुआ करते थे, 60 टूर्नामेंट खेलने जाते थे, वो सब क्रिकेट खत्म हो गई है। तो वो दोबारा रीस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे बोर्ड्स के साथ, और हमें अपनी टीमों को बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी एशिया का भी एक बड़ा मुश्किल टास्क है, जो कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट होगा इस मौजूदा बोर्ड के लिए। कितना मुश्किल होगा कि एशिया का पाकिस्तान में कराएं, और फिर जो रमीज भाई बातें करके गए कि जी अगर वो यहां खेलने नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि वो यहाँ पे नहीं आए। ऐसा मसले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में भी रहे हैं, और वो भी आपस में क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसके लिए जरूरी होता है कि एक बहुत अच्छा निगोशिएटर हो, जैसा कि नजम सेठी साहब हैं। उन्होंने पीएसएल की क्रिकेट स्टार्ट की, फॉरेन क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लेके आए, पीएसएल को पाकिस्तान लेके आए, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान हो रही है। ये रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे, रोम वाज बिल्ड इन 5-6 ईयर लॉन्ग पीरियड। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता
सबको मिलके काम करना पड़ेगा। इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं भी खेलता तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू पे भी मैच हो सकता है और मैं उसको माइंड नहीं करता। ठीक है, उनकी बोर्ड से ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी, इसके ऊपर बात की जा सकती है, बैठा जा सकता है, लेकिन हमें अपनी क्रिकेट खराब नहीं करनी चाहिए एक किसी टीम की वजह से, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। अच्छा, 2-3 क्या मेजर स्टेप हैं जो आप समझते हैं? मैं सईद भाई से भी इनपुट लूंगा कि जो इस मौजूदा बोर्ड को करने हैं क्रिकेट की बहाली के लिए, जो बेहाली करके गया है पिछला बोर्ड। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है क्रिकेटरों का रोजगार। अगर मुझे भी उस वक्त अलाइड बैंक या उससे पहले मैं टीडीआई से खेला करता था, अगर वो मुझे रोजगार ना दिया होता तो शायद मैं भी क्रिकेट ना खेलता और रेगुलर जॉब पे चला जाता। तो सबसे पहले तो क्रिकेटर्स का रोजगार बहाल होना चाहिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए और इमीडिएटली क्लब क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि जो नए लड़के हमारे 14-15 साल के आ रहे हैं वो आगे 1-2 साल खेल के पाकिस्तान अंडर 17 अंडर 19 खेल सकें और पाकिस्तान को एक अच्छा ब्लड क्रिकेट का मिल सके, जो कि गुज़िश्ता 5 सालों में वेस्ट हो गए। अच्छा भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि बहुत हमायूं ने बहुत ही अच्छी बात की, कंप्लीट बात की। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर जल्दी लेके आना है, क्लब क्रिकेट को, एसोसिएशंस को खोलना चाहिए और डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी हैं। देखें, जब तक रोज़गार नहीं होंगे क्रिकेटर, अब ये लिमिटेड क्रिकेटर जो खेल रहे हैं और ये भी परेशान होकर बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर जो कि जिनके चांस हैं 1 आध साल में क्रिकेट खेलने के, वो भी क्रिकेट इसलिए छोड़ रहे हैं, उनको पता है कि अब नहीं मिल सकेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये तो इन्होंने क्रिकेट की बात की ना हमायूं भाई, अब आपको क्या लगता है जो बहुत सारे स्टेप थे उसमें एक स्टेप ऐसा भी था, आप खुद इंग्लैंड में पाकिस्तान के बहुत सारे कोचेज वहाँ पे कोचिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के कोचेज को यहाँ बुलाना और बुला के भी सिर्फ 2 रीजन में, जो पाकिस्तान की 2 बड़ी नर्सरी कराची, लाहौर, जो सेंट्रल पंजाब और सिंध के नाम से खेल रहे हैं, क्या सिर्फ यहीं पे फॉरेन कोचेस की जरूरत थी? बाकी जो रीजन थे उनमें फॉरेन कोचेस की जरूरत नहीं थी? देखें, मैं हमेशा इसका फेवर करता हूं कि एक आध फॉरेन कोच आना चाहिए। उससे एक तो ये रहता है कि वो बायस नहीं होता, बड़ा न्यूट्रल किस्म का बंदा होता है। जब हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते हैं, हमने अरसा इन प्लेयरों के साथ गुजारा होता है, तो बहुत सी जगह पे बायसनेस आ जाती है। बड़ी टीम जो है वहां पे एक आध ऐसा हेड कोच, चीफ कोच, सीनियर कोच ऐसा होना चाहिए जो बायस ना हो। लेकिन ऑन दी अदर एंड ये जरूरी है कि हम लोकल क्रिकेटर्स को, लोकल कोचेस को, जो हमारे बहुत एक्सपीरियंस लड़के हैं फर्स्ट क्लास खेले हुए, साल फर्स्ट क्लास के लिए, उनको असाइनमेंट दे और उनके साथ कोई सीनियर बंदा अगर लगाएं तो डेफिनेटली टीमों को इसका बहुत फायदा होगा। लेकिन आप समझते हैं कि जो चले हर प्लेयर तो हुमायूं फिदा हुसैन की तरह पढ़ा लिखा नहीं होता ना, तो लैंग्वेज बैरियर जो है जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में है, क्योंकि ग्रास रूट से लड़का आता है, ये सबब से लड़का आता है, तो किस तरह से उनकी लैंग्वेज समझ सकेगा? और इसका एक्सेंट का भी आपको पता है प्रॉब्लम आता है। नहीं, इसके लिए इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें एक कोच कोई बाहर का अगर आ जाता है तो उसमें मुजाका नहीं है, लेकिन बाद में जो साथी कोचेज हैं वो लोकल ही होने चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर आता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप आता है, उसको भी वो लुक आफ्टर कर सकें और लड़कों को फायदा पहुंचे। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो बहुत आगे चली गई है, हमारी सोचों से भी आगे चली गई है कि उसके लिए कितनी नस्लों की फिटनेस चाहिए और कैसे चाहिए। वरना रिजल्ट आप देख लें, आपके पूरी पेस्ट्री और फास्ट बॉलर जो है वो बाहर बैठी हुई है, सब अनफिट है। रीजन यही है कि हमें आदत नहीं है, जो फिट थे उनको अपने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, वो वहां जाके अनफिट हो गए बिग बैश खेल के, तो विकेट डिफिकल्ट है, वहां पे जूता ग्रिप ही नहीं करता है, तो फास्ट बॉलर को स्पिनर के भी जूते स्किट करते हैं और वो ग्रोइन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे साथ हो, हमारे जूनियर कोचेस। सही में आपको क्या कहेंगे आप, क्या फॉरेन कोचेस डोमेस्टिक में जरूरी हैं या आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए? नहीं, बहुत ज़रूरी है ये। मैं ख़ुद भी फ़ॉरेन कोचेज़ के अंडर में खेल चुका हूँ, इसलिए कि फ़ॉरेन कोचेज़ में खूबसूरती ये होती है, आपको वो देखें जो कम्युनिकेशन वो होता है ना, वो तो आदमी वो बात की बात है, वो काउंसलिंग होती है, वो डिफरेंट लेक्चर होते हैं, मगर जो टिप्स होते हैं और जो हार्ड वर्किंग होती है, जिस तरह से गोरा फॉरेन कोचेज़ कराते हैं वो पाकिस्तानी कोचेज़ नहीं कराते, कितना भी सुपर स्टार हो, उसकी इज्जत में फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान कोचेज़ के। वो हार्ड वर्किंग, वो क्रिकेट छोड़ के फारिग हो चुका। अभी भी आप पीसीबी में देख लें, जितने भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, जो कोचेस हैं, ज्यादातर इसलिए कि एनर्जेटिक होते हैं, उनके अंदर एक होती है लड़के को प्रैक्टिस कराने की, मेहनत कराने की। मगर हमारे यहाँ सीनियर जितना भी एक्सपीरियंस, आप कोर्स जरूर लेवल 4 कर लें, लेवल 5 कर लें, मगर वो बात नहीं। आखिरी में सवाल करूं, हमारी वो क्विकली मुझे बता दिएगा, मुझे वाइंड अप करना है कि अभी ये शोएब अख्तर को चीफ सेलेक्टर लाने की बात हो रही है, इससे पहले आफरीदी थे, बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, शकील शेख साहब, नजम सेठी साहब, इसीलिए इतने स्ट्रांग लोगों को लेकर आ रहे हैं, क्विकली बताइएगा।
देखिए, चीफ सेलेक्टर कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एलिगेशन पास में और आगे फ्यूचर में लगने का भी चांस ना हो, ताकि वो बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ और फील्ड में जाके प्लेयरों को सिलेक्ट करे। बंद कमरे में शोएब अख्तर सही चॉइस है, इनका नाम चल रहा है। बिल्कुल अच्छी चॉइस है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर इज अ न्यूट्रल पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी है और ही नोज क्रिकेट। माशाल्लाह पीक टाइम में क्रिकेट खेला काफी अर्से, 14 साल तो पाकिस्तान के लिए खेला है। ठीक है हुमायूं भाई, वक्त बड़ा महदूद था, तशनगी काफी रही आपसे गुफ्तगू में, लेकिन इंशाल्लाह आगे आपसे तफसीली एक शो करेंगे, आपका पूरा जो है उसको एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे, आपसे मुस्तफीज होने की भी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सईद भाई, फिरदौस हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।